धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं के विषय में जो है वो है असदुद्दीन ओवैसी। साउथ इंडिया से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी राज्य में पहली बार उन्होंने 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, इसलिए वो चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं। और यहीं से बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है और उन्हीं सवालों के चलते बहुत सारी समीक्षाएं आपके सामने आ रही है। धाकड़ खबर भी उन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है। तो आज जो है असदुद्दीन ओवैसी की जीत के बाद उभर रहे सवालों में से जिस सवाल को हम लोगों ने चुना है वो ये कि नॉर्थ इंडिया, पूरब और उत्तर भारत, यहाँ पे मुसलमानों की भूमिका, राजनीतिक पार्टियां और उसमें उभरता हुआ फिलहाल साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत के एक नेता असदुद्दीन ओवैसी का कद कैसे देखा और समझा जा सकता है, इस पहलू को इसी पर गौर करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल सेक्रेटरी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सिराज तालिब साहब। लंबा अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का भी राजनीति के साथ। उनसे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप भी एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, काफी टाइम से आपकी पार्टी है, जमाते इस्लामी का ये पॉलिटिकल विंग है, आपको ऐसी कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई कि साउथ की पार्टी आके नॉर्थ इंडिया में इतनी कामयाब हो जा रही है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी 11 राज्यों में काम कर रही है जी, लेकिन तरीक़ाकार में फर्क है। जी, हमारे यहाँ जो हमारा तरीका है वो सबको साथ में लेकर चलने का है और बिल्कुल सतह पर काम, जो जमीनी सतह पर काम करने का हमारा तरीका है। जी, सिर्फ तकरीरों के जरिए, भाषणों के जरिए, जज्बात के जरिए हम राजनीति नहीं करना चाहते। जी, हिंदुस्तान के अंदर हवा में राजनीति जो लोग करते हैं, जी, जज्बात के साथ जो लोग राजनीति करते हैं, उनको कामयाबी जरा जल्दी मिल जाती या इस बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं कि 2014 के बाद से भाजपा चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता बन के उभरे और उनके बयान जो हैं वो शोला बयानी वाले जो हैं वो खूब चर्चा का विषय बने और उसके जरिए हिंदू वोटों को वो आसानी से यूनाइट कर सकती है। आपके जरिए वो हिंदू वोटों को आसानी से यूनाइट नहीं कर सकती? देखिए, भाजपा ने दिया है, वो चाहती है, क्या है वो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ इलेक्शन लड़ने का हक सबको है। लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन सी राजनीति किसको सूट करती है। जी, भारत के अंदर एक सेकुलरिज्म की राजनीति है, एक कम्युनल राजनीति है, सेकुलर पार्टियां बहुत सारी मौजूद हैं, जी, लेकिन जातिगत जब राजनीति होती है, मायावती जी जब दलितों की बात करती हैं, मुलायम सिंह जी यादवों की बात, लालू सिंह यादव जी यादवों की बात करते हैं, तो वो क्षेत्रीय राजनीति जो जातिगत राजनीति है उसको सूट करती है। जी, लेकिन चूंकि बीजेपी है, बीजेपी एक धर्म की बात करती है, जी, पूरी तरीके से समुदाय को संप्रदाय में लेकर चलती है। जी, अगर सामने जाति वाला आदमी होगा तो खत्म हो जाएगा। जी, अगर दो समुदाय की बात की जाए तो जी, जाहिर है कि बीजेपी हिंदू 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 हिंदुत्व की बात करती है, और जी। अगर कोई भी पार्टी मुस्लिम 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 की बात करेगी तो सीधा या आमने सामने का मामला हिंदू और मुस्लिम का हो जाएगा, तो जाहिर है एक दूसरे को उससे फायदा मिलेगा। आपने कुछ कहा भी नहीं लेकिन बहुत कुछ बयान कर दिया। इसी सिलसिले को खैर आगे बढ़ाते हैं, आपको असम लेके चलते हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब विधानसभा में भी अपनी एक अच्छी उपस्थिति रखते हैं, लोकसभा में भी अपना एक अच्छा प्रतिनिधित्व रखते हैं। उन्होंने कभी बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। बंगाल में अगर जो सेकुलर ताकतें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं पूरे देश में वो ही अकेले जो है राजनीति करें, मुस्लिमों की खासकर। देखिए, मैं अगर बात करूं तो एक बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब का है, जी, सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का, जिसमें किसी पत्रकार ने उनसे ये पूछा था कि आप हैदराबाद से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। जी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब भी हमारी पार्टी कहीं बाहर जाएगी तो वहां जो कम्युनल फोर्सेस हैं, कम्युनल पार्टियां हैं, उनको फायदा मिलेगा, सेकुलरिज्म का नुकसान होगा, सेकुलर पार्टियों का नुकसान होगा। शायद इस वजह से वो आजादी के बाद की पार्टी है और एक खत्ते में ही
सिमट कर रह गई। अचानक से एक हवा चली और उसके बाद ये हुआ कि मेरा ख्याल है आज से 7-8 साल पहले कोई भी बहुत खास लोग जो जिनको राजनीति से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही होगी, वही लोग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते रहेंगे। अचानक से एक तकरीर आती है और उस तकरीर के जरिए सारे लोग ओवैसी साहब को जान जाते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब ठीक है, वक्त की जरूरत है, आपको बाहर निकलना है, पार्टी को बड़ा करना है, लेकिन जिस तरह से आप महाराष्ट्र में भी लड़ेंगे, आप गुजरात में भी लड़ेंगे, आप दिल्ली में भी लड़ेंगे, आप यूपी में भी लड़ेंगे, आप बिहार में भी लड़ेंगे, आप बंगाल में भी लड़ेंगे। अचानक से जो पार्टी ठहरी हुई थी, एक झील के मानिंद थी, वो समंदर के मानिंद पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गई है। मैं कहता हूं कि आपका हक है, आप लड़िए, लेकिन जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं, जो आपका लहजा है, जो आपकी जबान है, जिस तरह से, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है जिसका किसी धर्म से, किसी जाति से, जिसके नाम से कोई धर्मवाद निकले। जैसे कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके नाम में ही है। अगर कोई पार्टी विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा के नाम से आती है, उसको कोई पसंद नहीं करता है, ना मुस्लिम भाई पसंद करता है, ना हिंदू भाई पसंद करता है, ना कोई और धर्म और जात से ताल्लुक रखने वाला उससे जुड़ता है। इसी तरीके से कोई भी शख्स, जब मुस्लिम पार्टी आएगी, सिर्फ एक समुदाय, एक जात, एक धर्म के नाम की पार्टी आएगी, तो गैर लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। तो जाहिर है ये चीज हिंदुस्तान को, यहाँ का जो मिजाज है, उसको सूट नहीं करता है। तो पहली चीज तो ये है कि इस नाम के साथ हिंदुस्तान के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी जात के नाम। ठीक है। दूसरी चीज ये है आपने कि जब आपकी भाषा गड़बड़ होगी, आप सीधा टारगेट करेंगे। मैं सवाल कर लेता हूं सर, मैं सवाल कर लेता हूं। आपने बहुत सही चीज पकड़ी और इनके अब्बा के जिस बयान का आधार बना के आपने चीजें रखी हैं, उसी के आधार पे मैं भी बात करता हूं। लेकिन ट्रोल ऐसे टूट के पड़ता है, और मैं दावे से कहता हूं मोदी भक्त इतनी हिम्मत नहीं करते होंगे गाली गलौज करने की जितने असदुद्दीन ओवैसी के जो भक्त हैं। और शायद मेरा मानना यह है कि वो बीजेपी का आईटी सेल है जो नाम बदल के गाली गलौज करता है, वो करते हैं। 8 सीटों पे हैदराबाद में लड़ेंगे और वैसे पूरे देश में लड़ेंगे। क्या ये अपने आप को ही सब जगह दिखाना चाहते हैं? क्योंकि मैं फिर बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री चुना जाता है मुस्लिम, उन लोगों ने कभी जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। और भी कई जगह पे मुस्लिम पार्टियां जो हैं, वो जैसे मुस्लिम लीग केरल में काम करती है, वो कभी पूरे इंडिया में फैलने की कोशिश नहीं करती, उन्हें भी पता उनका एक दायरा है। असदुद्दीन ओवैसी को क्या चढ़ा है कि वो वही पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे? यही चीज है। अच्छा देखिए, एक चीज और मैं कहूंगा, ओवैसी साहब क्या चाहते हैं, मैं, यह अलग मामला है क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2017 में इलेक्शन, 2017 से पहले वहां बहुत सारी मुस्लिम कयादत वाली पार्टियां, लाइक पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, कौमी एकता दल और बहुत सारी पार्टियां। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, अगर आप चाहते हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं मुसलमानों का और उनको हक नहीं देते हैं, अब मुसलमान अपना हक और अपना हिस्सा, अगर आप इसकी राजनीति चाहते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश जाने से पहले जितनी भी कयादतें थी उनको इकट्ठा करना चाहिए था। लेकिन आप जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, तो डॉक्टर अयूब, पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जिस सीट से जीते हुए होते हैं, वहीं पर अपना पहला कैंडिडेट खड़ा करते हैं खलीलाबाद से, जहां से पीस पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे होता है, वहां से आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। आखिर तक लोग इस बात पर बजिद रहते हैं कि किसी भी तरीके से करके आप हमसे इत्तेहाद कर लीजिए, वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन ओवैसी साहब वहां नहीं करते हैं,
और वहां दफन कर देते हैं जाके उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम क़यादत को। एक चीज तो ये है, पिछली बार एमसीडी का चुनाव दिल्ली में था, वेलफेयर पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया था। बाकी जितनी क़यादत वाली पार्टियां, हम ख्याल पार्टियां, चाहे वो किसी भी समाज की रही हो, सब मिलकर हमने एक मोर्चा तैयार किया, एक अलायंस तैयार किया, और हम बार बार कहते रहे एमआईएम से कि आइए हम लोग मिलकर लड़ते हैं, लेकिन आखिर तक वो इसके लिए तैयार नहीं जी। तो ये चीजें जो सामने आती है, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा है, जो हमें दिख रहा है वो नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे कुछ और है। बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। अगर मैं इसको दूसरे प्रोस्पेक्टस में समझने की कोशिश करूं, और आप पकड़ रखते हैं इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को देखते हुए किया जा रहा है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितनी भी मुस्लिम पार्टियां बनी, चाहे वो पीस पार्टी बनी हो, चाहे वो डॉक्टर मसूद साहब की नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनी हो, चाहे वो यूडीएफ बना था जिसके विधायक भी जीत के आ गए थे, जिसमें इमाम बुखारी भी हुआ करते थे, बिहार में पार्टियां बनने की कोशिश की गई, वहां खत्म हो गई। तो ये साउथ की पार्टी नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों पर थोपी जा रही है क्या? देखिए, ये जज्बात की एक राजनीति है, और मुंबई में जो पिछली बार जो विधायक जीते थे दो, इस बार वो हार गए, दूसरे विधायक जीते जी। तो जाहिर है कि जीतने के बाद अगर जज्बा आपका देश को बदलने का है, व्यवस्था को बदलने का है, तो आपके लोग जो जीतेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों के दिलों को जीतेंगे, उस तरह से लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। राजनीति मैं भी करता हूं, मैं मुस्लिम इलाकों में जब जाता हूं प्रचार करने के लिए, तो उस मुस्लिम गांव में अगर 4-6 घर गैर मुस्लिम भाइयों के हैं, तो वहां के मुस्लिम भाई खुद कहते हैं कि पहले उनके घर जाइए, बाद में हमारे घर आइए, क्योंकि ये यहाँ का मिजाज है साथ में रहने का। लेकिन जब एक तरफा बात होती है, जीतने के बाद एक तरफा माहौल होता है, तो वहां की आवाम उसको बर्दाश्त नहीं करती है। रही बात सीमांचल से, जो पार्टियां, जो सीटें निकली हैं, सीमांचल का जो माहौल है वहां एक तरफा मुसलमान वोट है, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो जज्बात में तो आ जा सकते हैं। अच्छा, वहां इस जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय अख्तरुल ईमान साहब को जाता है जी। तो यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आए और चले हैं जी। हवा में, जज्बात में ज्यादा काम नहीं चलता। आप साउथ इंडिया से आए हैं, लोग देखना दूर के डोल सुहावन बात है, पहली बार आप आए हैं, आपको देख रहे हैं लोग, और अगर आप उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में पोल पट्टी खुल जाएगी और फिर वापस आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आप भी एक राजनीतिक पार्टी से हैं, और नॉर्थ इंडिया के अंदर और भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस भी है और नाम निहाद बहुत सारी सेकुलर पार्टी हैं। क्या वो ओवैसी से डर नहीं है, ओवैसी के बढ़ते हुए कद से? आपसे भी पूछ रहा हूं मैं। नहीं, हमें कोई डर नहीं है जी। देखिए, हमें डर इस चीज का है जो शुरू से रहा है। डर हमें उन ताकतों से हमेशा रहा है जो भारत को तोड़ने वाली है, जो भारत को बांटने वाली है, जो दिलों के बीच में दीवार खड़े करने वाली है, जो भारत की छवि को खराब करने वाली है। भारत की छवि ना खराब जी। पार्टियां, सबको हक है, मैं फिर एक बात कहता हूं कि ये लोकतंत्र है। अकरम रईस खान साहब भी अगर पार्टी बनाए तो उनको भी लड़ने का हक है जी। तो कोई साहब आते हैं, लड़ने का हक है और सबका स्वागत है इस डेमोक्रेसी। लेकिन हम हमेशा उनकी मुखालफत करते आए हैं जो देश के लिए खतरनाक रहे हैं, और आज भी ऐसे लोगों के। देखिए, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। इस नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए मोहब्बत की राजनीति की, उसूल की राजनीति की जरूरत है। उसूलों की राजनीति को लेकर आना होगा। उसूल की राजनीति की जरूरत है, और उसूल की राजनीति ही आगे आने वाला रास्ता दिखा सकती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मुसलमान नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के गुलाम हैं? वो तो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन यही फिर सवाल पैदा हो जाता है कि बिहार ने साउथ इंडिया की पार्टी को क्यों चुना? क्या नॉर्थ इंडिया की पार्टियों में दम नहीं रहा है, या बिहार के लोग अब बिहारियों को नेता भी नहीं मानते हैं अपना? देखिए, बिहार, मैं जहां तक मानता हूं कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, इन सेकुलर पार्टियों ने ठगने और छलने का काम बहुत किया। ये रिएक्शन ही था
लोग जो नाराज बैठे हैं, जो लालू के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, नीतीश के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, कांग्रेस जो लूटती चली आई, तो होता है ना कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, कोई चीज नहीं आई तो उसको समझ लिया कि ये हमारे निजात का रास्ता बन जाएगी, हो सकता है इससे। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी रही है, हालांकि लोग जज्बात के साथ गए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलतियां उन पार्टियों की भी है। अब जिस तरह से आप बात कीजिए, पिछली बार महागठबंधन जो बना था नीतीश और लालू का, जी नीतीश और लालू या दूसरी जो भी पार्टियां हैं, वो वोट तो मुसलमानों का लेना चाहती हैं, जी लेकिन मुसलमानों को हिस्सा देना नहीं चाहती है, मुसलमानों को उनका हक देना नहीं चाहती है। अब आप देखिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा कद्दावर नेता वो हार जाता है, जी हिना शहाब जैसी कद्दावर नेता वो हार जाती है। यानी कि मुसलमान वोट इनके किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, वो तो दे दे क्योंकि कैंडिडेट इनका है, लेकिन इनका जो वोटर है, चाहे वो यादव हो या दूसरी जाति का हो, अगर मुसलमान कैंडिडेट है तो उसको वोट देना नहीं पसंद करता है। तो ये चीजें जो हैं, दोहरी चीजें, जो दोहरा नकाब है, जो दोहरा चरित्र है, ये चीजें खलती हैं। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे कि मुलायम सिंह और उनके साहबजादे, वो वोट तो सारा चाहते हैं मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों की एक बात वो करना नहीं चाहते हैं। एनआरसी सीए का मामला हुआ, वो पूरे भारत का मामला था, लेकिन चूंकि मुसलमान सड़कों पर निकला हुआ था, वो चाहता था कोई हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन नहीं खड़े हुए। आप देखिए इतनी इंतहा हो गई जुल्म, लेकिन नहीं, मायावती जी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर रहा कि हम इनके खिलाफ जाएंगे। तो वोट तो इन्हें चाहिए, लेकिन इशू पर बात नहीं। ऐसे में लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, तो जो भी सामने आता है उनको मौका दे देते हैं। और जिसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, जिसके पास फंडिंग अच्छी हो जाती है, जिसको मीडिया कवरेज अच्छा मिल जाता है, लोग उस तरफ बह जाते हैं और जज्बाती बात करने वालों के चक्कर में लोग ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, ये तो आप कहेंगे। जाहिर है, अच्छा मीडिया भी उन्हीं लोगों को मौका देगा जिनको मौका देने से एक तो टीआरपी मिलेगी, मसाला मिलेगा, और दूसरे चूंकि मीडिया गोदी मीडिया है जी, तो जिसकी गोदी में मीडिया खेल रही है उसको जब फायदा अगर मिल रहा है, सिराज तालिब कोई ऐसा बयान दे रहा है जिस बयान से गोदी मीडिया की टीआरपी बढ़ जाए और बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, तो सिराज तालिब को आज दिखा दिया जाएगा हर चैनल पे। लेकिन अगर सिराज तालिब वो बात करता है जो समाज को जोड़ने की बात है, ठीक है, तो नहीं दिखाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की टीआरपी की। मेरे दिमाग में पिछले कई दिन से एक सवाल घूम रहा है। पूरा चुनाव गुजरा बिहार का, असदुद्दीन ओवैसी ने धुआंधार बहुत सारी रैलियां की, लेकिन उनके किसी बयान को लेकर ना मीडिया में डिबेट हुई, ना दिखाया गया। अगर वो महागठबंधन के साथ होते तो मुझे लगता है उनके भाई के जो पुराने बयान हैं वो भी उठा उठा के दिखा दिए जाते, क्योंकि इससे पूरे महागठबंधन को गंदा बताया जाता है, देखो ओवैसी से हाथ मिला लिए। क्या आपको लगता है ओवैसी को छोड़ दिया गया, भाई जो करना है करो? देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो बहुत सोची समझी हुई है। अब ओवैसी साहब कहाँ किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, कहाँ किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये चीज तो अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हर शर में भी खैर छुपा होता है जी, हमें अपनी तरीके से देखने का नजरिया हमारे पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने ये चीज बता दी है कि अगर मजबूती से कोई सही तरीकेकार को अपनाता है तो भी वो कामयाब हो सकता है। अगर ओवैसी साहब वहां कामयाब हुए हैं तो दूसरी पार्टियां भी कामयाब हो सकती हैं। लिहाजा इसको पॉजिटिव वे में अगर मतलब लिया जाए तो दूसरी पार्टियों के लिए भी वहां मौके मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों पे रोशनी डाली, और आप जिस तरीके से बेबाक ढंग से एक पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी होने के बाद भी चीजों को रखते हैं, समझ आती है। ना आप अपनी बात करते हैं, ना आपने अपनी वाहवाही की, ना दूसरे की बुराई करने की कोशिश की, चार चीजों को सामने रखा। और यही पत्रकारिता का सिद्धांत है कि आपके सामने चीजों को रख दे, बाकी आपके ऊपर है, आपको पसंद जो आ रहा है उसे दीजिए। जज्बातों से निकला क्या है, एक शायर पैदा हुआ हाल फिलहाल में अभी, मोदी को गालियां दे दे के खुद करोड़पति हो गया। आपको क्या मिला? उससे पहले बहुत से ऐसे पत्रकार पैदा हुए
ग्लॉसी पेपर पे अखबार छापते थे, 10 रुपए का बिकता था उस जमाने में। रोजाना सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का तैयारा मार गिराया, ये तमाम छापते थे। राज्यसभा चले गए, करोड़पति हो गए। आपको क्या मिला? आपको खुद समझना होगा कि सिर्फ जज्बाती चीजों में रहना या वाकई में अगला आने वाला जो भविष्य है उसको बहुत ही होशियारी के साथ संवारना है। हमारा काम है आपके सामने चीजें रखना, रखी अच्छी बुरी जो भी लगी हो। वैसे तो भक्ति इच्छाएं भी है आजकल ओवैसी की, उसी तरीके से अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।